जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो, इस वीडियो में हम टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जो फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके फिक्स क्वेश्चन होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन जो हैं, इन 15 क्वेश्चनों को करने के बाद यहाँ से आपके लगभग 75 नंबर पक्के हो जाएंगे इन 15 क्वेश्चनों को करने के बाद। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार रिपीट होते हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और ध्यान से समझना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो, पहला ही सवाल हमने ये लिया है और ये क्वेश्चन हमने कई कई बार आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से इनका रिवाइज करा देंगे। तो देखो, ये हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। और देखो, 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25, यानी 2018 से और 25 तक लगातार पूछा गया है और 10 बार ये प्रश्न पूछ लिया है। तो ये बोर्ड परीक्षा 2026 में आपके 2026 में 23 फरवरी को सीधा आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखो, ये क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करके दिखाना है हमको पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको लिखना है। दिया है माना, तो हम पहले इसको आई बराबर मान लेंगे। जो LHS दिया है इसको आई बराबर मान लेते हैं। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, समाकलन की प्रॉपर्टी होती है कि 0 से a कोई समाकलन है और फंक्शन f(x) dx है, तो उसको हम उसके फंक्शन में क्या कर सकते हैं, उसकी अपर लिमिट को माइनस कर देंगे x के साथ, ठीक है। यहाँ पर तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर लगाया है। ये क्वेश्चन कई बार हमने सॉल्व करा दिया है। तो लिमिट 0 से पाई है, तो जहाँ पर x है, यहाँ पर देखो x था तो हमने a माइनस एक्स कर दिया है प्रॉपर्टी में। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन में कर देंगे। यहाँ पर x है तो अपर लिमिट इसकी पाई है, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स एज इट इज, बाकी सेम रहेगा। तो देखो, आपको पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये चेंज नहीं होंगे। तो ये जब चेंज नहीं होंगे तो ये पाई माइनस एक्स सेम रहेगा, ए स्क्वायर ये यहाँ पर कॉस स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ही रहेगा। समझ गए? इस तरीके से इसको करना है और लिमिट आपकी 0 से पाई रहेगी और इसको मान लेना है आपको समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब फिर क्या है यहाँ पर हमने कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ा है। तो यहाँ पर देखो, ये भी आई बराबर है और समीकरण 1 और 2 दोनों आई बराबर हैं, तो ये दोनों जब जुड़ेंगी तो 2i हो जाएगा। लिमिट आपकी 0 से पाई रहेगी और समीकरण फर्स्ट को लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, ये प्लस लगाया है, ठीक, प्लस यानी जोड़ा है, प्लस फिर सेकंड समीकरण ये है आपकी। तो हमने इस सेकंड समीकरण को देखो यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया है, यानी इसको देखो एक बार तो पाई के साथ लिख दिया है, पाई के बटे में ये, ठीक। तो यहाँ पर ये आ गया, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया। लिमिट दोनों की सेम रहेगी 0 से पाई, तो ये एक बार फिर x के बटे में आ गया, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ पर? अब यहाँ पर क्या किया, देखो ये तो आपका प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, दोनों समान है, तो ये यहाँ पर कट गए हैं। अब जो बचा क्या हमारा, ये यहाँ पर बचा है, ठीक। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर नेक्स्ट इसमें क्या क्या है, 2i बराबर ये रहा। अब हमने यहाँ पर ये जो क्या है, i का मान यानी ये 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में था, तो ये और यहाँ पर पाई कांस्टेंट है इसमें, तो पाई को बाहर निकाल लिया और ये 2 मल्टीप्लाई में था, तो ये पाई के बटे में 2 चला गया। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसको आपको याद रखना है, क्या कि यदि कोई समाकलन है और उसकी लिमिट 0 से 2a है और फंक्शन f(x) dx है, तो उसकी लिमिट को हम a बना सकते हैं, यानी 0 से a उसकी लिमिट को कर सकते हैं, लिमिट को हाफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसमें यहाँ पर तो 2 से तो मल्टीप्लाई और जो लिमिट है उसमें 2 से भाग लगा देंगे, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर हमने किया है, तो ये पाई बटे 2 यहाँ पर भाग लगाया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इस 2 से ये वाला 2 कट गया, बाकी यहाँ पर ये सेम रहेगा, पाई अपना बाहर हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद देखो यहाँ पर क्या क्या है, हमने आई बराबर ये पाई बचा। अब लिमिट जो हो गई आपकी 0 से पाई बटे 2 हो चुकी है और dx रहा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से तो हमने बी स्क्वायर को कॉमन किया है और इसमें से कॉमन कर लिया हमने
कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ पर जब यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन किया, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन किया है, तो देखो जब यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया है तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचा, और बी स्क्वायर भी कॉमन किया है लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर है नहीं, तो वो आपका बटे में आ जाएगा, प्लस ये वाला आ जाएगा। बी स्क्वायर को कॉमन कर लिया है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बचा। अब साइन स्क्वायर बचा, लेकिन बी स्क्वायर के साथ भी कॉस एक्स भी कॉमन किया है हमने, तो जब यहाँ पर कॉस एक्स है नहीं तो ये आपका यहाँ पर बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से करना है, एक एक स्टेप को, इसको चाहे आपको कुछ भी करें के इसको चाहे रटो, चाहे इसको अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है, खुद से इसकी कई कई बार प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और इस बार ये आपका 100% पेपर में छपेगा। तो यहाँ पर देखो आई बराबर पाई बटे, यहाँ से देखो बी स्क्वायर को बाहर कर लिया और लिमिट 0 से पाई बटे 2 रही। अब यहाँ पर देखो ये 1/cos है, 1/cos आपको पता है सेक होता है, तो ये 1/cos है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये cos इधर आकर के सेक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है तो इसको हम ए बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस प्लस अब ये साइन बटे कॉस है तो इसको हम tan लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ तक बताओ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आपको आसान तरीके से यहाँ पर हम एक एक स्टेप को आपको क्लियर कर रहे हैं। आगे देखो, आगे इसमें क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद देखो यहाँ पर इसमें क्या किया है, बाकी जो अभी पीछे लिखा हुआ था तो यहाँ पर हमने लिख लिया है सेम। अब फिर देखो इसमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। अब समाकलन कैसे करेंगे, तो देखो आपको पता है इसमें सेक स्क्वायर एक्स हमको नजर आ रहा है, और आपको ये भी पता है कि tan एक्स का जो अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, तो माना tan एक्स को t मान लिया है। अब जब इसका अवकलन करेंगे tan एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बराबर डी टी बटे डी एक्स। यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो ये डी एक्स इधर आ गया तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हमारा ये आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बात का क्या ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन हो आपका समाकलन का और उसमें लिमिट दी गई हो और उसमें से आपने किसी वैल्यू को टी वगैरह इस तरीके से माना है, जैसे यहाँ पर हमने इसको माना है, अगर उसको टी मान लिया है और तो उसके लिमिट को भी उसी में बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने इसको टी बराबर माना है तो अब जो लिमिट है आपको टी में ही बदलनी पड़ेंगी। अभी तक ये क्वेश्चन एक्स में चल रहा था तो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट 0 से पाई बटे 2, तो ये भी इसकी जो है एक्स की ही लिमिट है। अब जो यहाँ पर ये क्वेश्चन टी में बदल जाएगा, तो टी में बदल जाएगा तो लिमिट को भी टी में बदलना पड़ेगा। जब यहाँ पर देखो x बराबर 0 रखा है हमने, तो जो t बराबर है आपकी लिमिट 0 होगी। कैसे हुई है ये, यहाँ पर देखो tan x है तो x की लिमिट जो है आपकी 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर x की जगह पर 0 रखा तो ये tan 0 हो जाएगा, और आपको पता है tan 0 का मान 0 ही होता है, तो t बराबर 0 आ जाएगा, तो लिमिट आपकी एक ही आ गई। नेक्स्ट फिर क्या करना है, जो इसकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट x बराबर पाई बटे 2 को कहाँ पर रखा है, इसमें x की जगह पर, तो tan पाई बटे 2 यानी tan 90, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो t बराबर आपका इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, तो अब जो लिमिट ली है हमने 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी, और बाकी सेम रहेगा पाई बटे बी स्क्वायर डी टी, क्योंकि सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी आ जाएगा यहाँ, और ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस tan की जगह पर टी आ गया तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि समाकलन डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उसका जो समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, इसका समाकलन होता है डायरेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिनको याद है अच्छी बात है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो पाई बटे बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर इसमें a जो है ये a, तो यहाँ पर a बटे जो b है ये यहाँ पर a का काम करेगा, a का काम करेगा। जहाँ पर a है इसमें तो यहाँ पर आपको a बटे b लिखना है, तो a बटे b आ गया। ठीक, और tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर क्या होगा, tan x की जगह पर देखो t होगा,
क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टी में चल रहा है तो यहाँ पर ये टी होगा, ठीक। तो टी बटे ए अपॉन बी आ जाएगा, क्योंकि ए जो है आपका ए बटे बी है इसमें, और लिमिट आपकी 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो पाई बटे बी स्क्वायर, पाई बटे बी स्क्वायर, अब ये इसके बटे में इस तरीके से है 1/a और इसके बटे में बी। जब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं b/a, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है v/a और tan इनवर्स। अब यहाँ पर अपर लिमिट रखी है b/a, तो ये b इसके बटे में, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, b/a हो गया, इन्फिनिटी अपर लिमिट हो जाएगी माइनस, फिर tan इनवर्स b/a, और यहाँ पर हमने क्या किया है, लोअर लिमिट रख दी है 0, ठीक, ये होगा। अब देखो tan 0 है, आपको पता है यहाँ पर ये 0 बन रहा है और tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये कंप्लीट आपका 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, b से एक b यहाँ पर कट गया और यहाँ पर a भी बचा, बटे में a भी बचा और ऊपर रहा आपका पाई, और यहाँ पर tan इनवर्स। अब ये b/a, आपको पता है ये इन्फिनिटी जो वैल्यू होती है, इन्फिनिटी ये tan में कितने की होती है, 90 की होती है, तो tan 90 की हो जाएगी, और तो ये आपका कट जाएगा tan इनवर्स से, तो यहाँ से ये पाई बटे 2 हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये हमने लिखा है, तो ये पाई बटे ए बी और पाई बटे 2 यहाँ पर आ गया, और आपको पता है मल्टीप्लाई होगी तो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हमको सिद्ध करके इसमें दिखाना है, और 8 नंबर का बहुत ही शानदार और खतरनाक क्वेश्चन, ठीक। और एक एक स्टेप क्लियर हो चुका होगा। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के पास कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर का है। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, कई कई बार रिपीट हुआ है, 5 से 6 बार ये पूछा गया है, और 8 नंबर में पूछा जाता है, 8 नंबर में, ठीक। तो देखो 0 से पाई बटे 2 लिमिट है, और log sin x dx, और ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, माइनस का पाई बटे 2 log 2, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको मान लेना है i बराबर, जो LHS इसमें दिया है उसको हमने i बराबर माना है, इसको समीकरण 1 मान लिया। अभी जो इससे पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली यहाँ पर, तो ये ही प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो इसकी अपर लिमिट क्या है, पाई बटे 2, तो हमने पाई बटे 2 माइनस एक्स कर दिया है साइन एक्स की जगह पर, समझ गए। अब यहाँ पर देखो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा बदल जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो ये आपकी 0 से पाई बटे 2 log cos x dx ये हो गया, और इसको समीकरण 2 मान लिया। अब फिर से हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ा है, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, तो i और i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से पाई बटे 2 रहेगी। तो फर्स्ट समीकरण ये रही log sin x प्लस, और सेकंड समीकरण log cos x, और dx अपना दोनों में है तो कॉमन करके हमने बाहर लिख लिया। तो अब यहाँ पर 0 से पाई बटे 2 सेम रहेगा लिमिट, और यहाँ पर देखो आपको पता है log, चूंकि log इस तरीके से log m प्लस log n, तो उसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n। ये log की प्रॉपर्टी होती है, log की चार प्रॉपर्टी हैं, उन सभी को आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये log m log n का काम कर रहा हो जाएगा, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हो जाएगा, यानी log m इंटू n। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, ये log sin x इंटू cos x ये हो गया, और यहाँ पर dx है। अब यहाँ पर इसको एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या है, यहाँ पर 2 की तो मल्टीप्लाई करी है और इसमें 2 से भाग लगाया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर लिमिट तो सेम रहेगी log। अब ये यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, चूंकि 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर ये जो फॉर्मूला होता है cos 2x का होता है। अब ये यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर ये sin 2x होगा, यहाँ पर क्या होगा sin 2x, तो ये हो गया sin 2x, ठीक है। अब ये sin 2x बन गया, बटे में आपका 2 रहेगा, ठीक। और अब यहाँ पर क्या है, आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी क्या, log m अपॉन n है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस का
log n। ये भी एक प्रॉपर्टी होती लॉग की। सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनों में यूज होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये log m क्या हो गया हमारा sin 2x और माइनस log 2। तो यहाँ पर ये log n है जो है ये आपका log 2 है यहाँ पर, और dx आपका बाहर रहेगा। अब ये बराबर किसके चल रहा है, 2i बराबर, और लिमिट 0 से π/2। और इनको अब यहाँ पर हमने अलग अलग समाकलन में तोड़ करके लिख दिया। तो यहाँ पर इसको हमने अलग अलग समाकलन में लिख दिया है, दोनों पर समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको तो अभी यूं ही रहने दिया है, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब ये यहाँ पर sin 2x है, तो हमको देखो 2x को यहाँ पर हमने t मान लिया है। क्यों माना है, क्योंकि देखो इसको बनाना है हमको i, ठीक, इसको i बनाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको 2x को हमने मान लिया है t। अब यहाँ पर 2x को t माना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो 2x का अवकलन करेंगे 2, और dx आपका यहाँ पर आ जाएगा dt बटे dx होता है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx को यहाँ पर ले लिया, और dt आपका यहाँ पर रहेगा। dx का मान निकाल लेना है, यहाँ पर dx का मान निकाल लेना है। तो dx बराबर dt, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इसके बटे में पहुंच गया। अब हमने अभी बताया था जब भी क्वेश्चन आपका समाकलन का है और उसमें लिमिट दी गई है और उसके किसी भी फंक्शन को आपने t वगैरह इस तरीके से माना है, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज करनी पड़ती है। तो हमने जब x बराबर 0 आपकी लिमिट है, जब x बराबर लिमिट 0 है तो यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे, तो t बराबर आपका 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो लिमिट t बराबर 0 हो गई। इसी तरीके से जब अपर लिमिट π/2 है, x बराबर π/2 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ये 2x, x की जगह पर π/2 रख दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लिमिट आपकी पाई आ जाएगी। तो ये t बराबर आपका लिमिट है ये लिमिट आ गई पाई, ठीक। अब लिमिट आपकी 0 से पाई चलेगी, तो 2i बराबर 0 से पाई log sin t, और dx की वैल्यू dt/2 माइनस, अब ये यहाँ पर इसमें log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया 0 से π/2, और यहाँ पर 1 dx ये रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखो यहाँ पर क्या किया है, 2i बराबर, अब यहाँ पर देखो ये हमने अभी बताया था लिमिट 2a है, यानी उसकी लिमिट को हाफ करना है, तो ये जो है आपका यहाँ पर देखो ये dt के बटे में 2 है, तो ये जो बटे में 2 है इसको यहाँ पर हमने बाहर कर लिया है, ठीक, इसको बाहर कर लिया। अब लिमिट को हाफ बनाना है यानी π/2 बनाना है हमको, तो इसमें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करी और यहाँ पर 2 भाग लगा दिया, तो 0 से π/2 होगी लिमिट। अब log sin x है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी तो यहाँ पर sin t था, अब यहाँ पर ये sin x कैसे कर दिया। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कोई फंक्शन f(x) है तो उसको हम समाकलन करेंगे तो उसको हम फंक्शन t में बदल सकते हैं, फंक्शन t हो तो उसको f(x) में बदल सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस t को हमने x में बदल लिया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होती है। और माइनस log 2, और यहाँ पर इसका अब ये कर दिया हमने समाकलन, तो समाकलन हो गया x, लिमिट 0 से π/2 रहेगी, ठीक। अब ये बिल्कुल देखो यहाँ से इस 2 से 2 कटा, अब यहाँ पर जो बचा 0 से π/2 log sin x इंटू dx माइनस log 2, अब यहाँ पर इसकी लिमिट रख दी, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रख दी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। अब यहाँ पर देखो 2i बराबर, अब ये कंप्लीट वैल्यू समीकरण 1 से देखो, इसको समीकरण 1 से देखो, ये कंप्लीट वैल्यू i बराबर है, तो यहाँ पर हमने i रख लिया है, माइनस का log 2, और यहाँ पर ये 0 हो गया, और ये π/2 बचा है, तो ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हमने आगे यहाँ पर सॉल्व किया है, तो ये 2i बराबर ये बचा है π/2, और यहाँ पर देखो ये जो i है इस i को हमने इधर कर लिया, यानी ये 2i बराबर 2i माइनस का i बराबर ये माइनस का π/2 log 2 हो गया। अब ये माइनस कर दिए तो माइनस करने पर एक i बचेगा हमारा, और एक i बचा तो यहाँ पर i बराबर माइनस का π/2 log 2, और यही इसमें हमको प्रूफ भी करना है, ठीक, यही क्वेश्चन है। तो ये देखो यहाँ पर ये प्रूफ करना था, तो ये आपका हो चुका है। इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को नहीं रहा होगा, बहुत ही
अच्छी तरीके से इसके एक एक स्टेप आपको क्लियर कराए हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पेपर में भी सॉल्व करना है, तभी आपके 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो आगे देखो, अभी हमने देखो समाकलन के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी 8 ही नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी आपका 8 ही नंबर में पूछा जाता है। 8 नंबर में ये भी बार बार रिपीट हुआ है। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 है। अब की बार लिमिट जो दी गई है 0 से π/4 log 1 + 10x और dx बराबर, ये सिद्ध करके दिखाना है π/8 log 2। ठीक, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो ये समाकलन के 3 ही क्वेश्चन है जो 8 नंबर में बार बार रिपीट होते हैं। मात्र ये 3 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर इसको हमने i बराबर मान लिया है इस वैल्यू को। तो यहाँ पर i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x dx ये हम यहाँ पर आपका रहेगा। अब हमने क्या किया है, अभी हमने बताया था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फंक्शन f(x) dx है, तो उसके फंक्शन में 0 से a माइनस एक्स dx ये हम कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी समाकलन वाले क्वेश्चन में, ये हर किसी क्वेश्चन में ये आपको लगानी पड़ेगी, तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पर इसको लगाया है, तो जहाँ पर x है इसमें π/4 माइनस एक्स कर दिया, क्योंकि अपर लिमिट इसकी π/4 है। तो ये π/4 x हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, 0 से π/4 log 1 आपका सेम रहेगा। अब ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो आपको पता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बटे में tan a प्लस tan a इंटू tan b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको यहाँ पर हमने लगा दिया। अब बाकी अगला जो स्टेप है आपका 0 से π/4 log आपका सेम रहेगा, ये 1 आपका सेम रहेगा। और ये π/4, तो आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पर 1 आया है माइनस का। और यहाँ पर पाई ये क्या है, यहाँ पर tan x और बटे में यहाँ पर भी आपका क्या है π/4 होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर 1। और यहाँ पर देखो π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 रहेगा, तो यहाँ पर ये tan x हो गया। dx आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट आगे जो है आपका देखो, यहाँ पर 0 से π/2 इस का हमने कंप्लीट का यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो ये 1 + tan x एलसीएम हो चुका है। अब ये यहाँ पर 1 की जगह पर ये कंप्लीट मान आ गया 1 + tan x, और यहाँ पर ये प्लस का ये वाला जो प्लस है ये आ गया, और ये 1 माइनस tan x यहाँ पर रहेगा। और tan x से tan x कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे जो करना है, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में 1 + tan x dx रहेगा, बाकी सेम। और 0 से π/4 लिमिट सेम रहेगी। अब हमने अभी दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये रही log m/n है, तो उसको हम log m माइनस log n इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तो log 2 और माइनस का log 1 + tan x इंटू dx ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये हमने अलग अलग अब समाकलन में भी सेपरेट कर दिए हैं, यानी अलग अलग समाकलन में तोड़ करके लिख दिया। तो 0 से π/4 log 2 dx यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस 0 से π/4 और log 1 + tan x ये यहाँ पर आ गया, और dx यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यू है आपकी, जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसको समीकरण 1 मानना। तो ये क्वेश्चन समीकरण 1 से यहाँ पर देखो, ये सेम वही को बन रही है यहाँ पर वैल्यू समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ पर ये देखो, ये समीकरण 1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम i लिख सकते हैं। ये अब ये माइनस का i हम इसको इधर ले गए, तो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा, 2i हो गया। ठीक है, तो 2i हो गया, और इसका हमने कर दिया यहाँ पर समाकलन। log 2 कांस्टेंट था, बाहर रहेगा। और यहाँ पर जब इसका समाकलन कर दिया तो ये यहाँ पर x हो गया, और लिमिट 0 से π/2 ये रही। अब यहाँ पर इसमें ये इधर आकर के जुड़ गया log 2, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दी। अपर लिमिट रखते हैं पहले, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो π/4 ये 0 है, इसको हटाया, 2π ये 2i बराबर π/4 को आगे लिख लिया है, log 2 को यहाँ पर लिख लिया है। और ये जो 2 है इसके मल्टीप्लाई में, इसको हमने यहाँ पर 4 के मल्टीप्लाई में यहाँ पर इस तरीके से भेजा है।
तो ये आई बराबर पाई बटे 8 हो गया और log 2, ये हमको इसमें प्रूफ करना था। यही ये 3 क्वेश्चन है जो अभी तक कराए हैं, बार बार रिपीट होते हैं और 100% ये 23 फरवरी को आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इनको छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। मात्र इस चैप्टर में, समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में, इसमें से देखो मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है और ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है हो गया है। इसे देखो, दीर्घवृत्त का समीकरण देगा, उसमें घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन फिक्स है, 2026 में आपको डायरेक्ट छपने वाला सवाल है ये। ठीक, तो यहाँ पर देखो, कभी कभी आपको यहाँ पर ये वैल्यू ना दे करके ए और वी दे सकता है, ए का स्क्वायर वी का स्क्वायर, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है दीर्घवृत्त का समीकरण, ये वाला दीर्घवृत्त का समीकरण है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 3 को ये इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखो, दीर्घवृत्त का आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जब आप चित्र बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका चित्र बनेगा दीर्घवृत्त का, ये आपका डायग्राम होता है। अब इसमें देखो, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, जो भाग घिरा हुआ है। तो ये इतना भाग घिरा हुआ है, इतना, इससे जो भाग घिरा हुआ है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, जब आप इसको नाप करके सही तरीके से बनाओगे तो ये चारों भाग आपके बराबर होंगे, चारों भाग इसके बराबर बनेंगे। तो हम यहाँ पर इस चारों भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है चारों भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से इसके एक भाग को लेकर के सॉल्व कर लेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ गए यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या क्या है, अभिष्ट क्षेत्रफल 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला आपका, ये यहाँ पर इसे हमने छायांकित किया है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान क्या रखना है, लिमिट लेने में अक्सर सभी बच्चों को दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो, जब लिमिट आप x की लोगे तो यहाँ पर ये y dx होगा, वहाँ यहाँ पर y dx होगा। जब लिमिट y की लोगे, जब लिमिट y की लोगे तो यहाँ पर x dy होगा। तो यहाँ पर हमने क्या है, लिमिट x की लेकर के इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखो, ये 5 और 3 कहाँ से आया है, तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको पता है जो दीर्घवृत्त का जनरल समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, ये होता है। तो एक्स के बटे में क्या है, ए यहाँ पर, तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5, ए की वैल्यू आपकी क्या है, 5। ऐसे ही यहाँ पर y के बटे में वी स्क्वायर है, इसमें y के बटे में बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर b की वैल्यू जो है 3 है। समझ गए? अब यहाँ पर ये y की है, यहाँ पर ये y अक्ष पर है, तो जो है यहाँ पर केंद्र पर आपके 0,0 बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर 0 से, यानी x की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू 3, तो 0,3। ऐसे ही यहाँ पर x अक्ष पर 5 है, तो यहाँ पर 0 रहेगा क्या, y की वैल्यू, और x की वैल्यू 1, ये 5 रहेगी, तो 5,0 हमारी ये आ गई। और यही आपकी लिमिट है। तो जब हम इसकी लिमिट को x की लेकर चल रहे हैं तो लिमिट आपकी 0 से 5 रहेगी, तो 0 से 5 आपकी लिमिट आ गई। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या किया है, ये y dx है, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, समीकरण 1 जो दिया है इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर निकाला है, तो ये आपको समीकरण दिया है, और यहाँ पर ये क्या है, 9। तो ये वाई स्क्वायर बटे 9, इसको हम इधर ले आए, ये इधर गया, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25 हो गया। और यहाँ पर फिर इसका एलसीएम ले लिया 25, और यहाँ पर ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो वाई स्क्वायर बटे में 9 था, इस 9 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ये आपका यहाँ पर आ गया, तो 9 बटे 25 हो जाएगा, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, वाई स्क्वायर बटे, इसको 9 बटे 25 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 5, दोनों का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25, को इस तरीके से लिख दिया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर।
हमको चाहिए y की वैल्यू, तो यहाँ पर था वाई स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली। तो यानी जब हम इसका स्क्वायर इधर करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर इधर आकर के रूट लग जाएगा इस पर, तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर ये तो रूट में रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर में है। आपको पता है स्क्वायर में कोई वैल्यू है और वो उस पर रूट लगा है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर स्पेस ये 3/5 यहाँ पर आ गया। वाई की वैल्यू हमारी ये आ गई, समझ गए हो। अब यहाँ पर इस वैल्यू को हमने उठा करके यहाँ पर रख दिया 3/5 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये 3/5 था, इसको बाहर कर लिया, लिमिट 0 से 5 रही, और इस 25 को हमने 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ये एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद आपको पता है कि समाकलन हो इस तरीके से, कोई क्वेश्चन दिया है आपको 0 से a लिमिट है और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या करना है, उसका जो डायरेक्ट समाकलन होता है x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x/a, और लिमिट दी गई है अगर क्वेश्चन में तो 0 से a लिमिट रख देनी है, अगर लिमिट नहीं है तो डायरेक्ट आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला, तो इसको आपको याद रखना है। यदि इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है पेपर में, तो 100% बिना इस फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना ज़रूरी है, अगर नहीं याद करोगे तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो इसको लगा दिया फिर हमने, अब यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 12/5 हो गया, ये सेम डिक्टो यहीं पर आ जाएगा x/2। अब यहाँ पर a का काम क्या कर रहा है, यहाँ पर 5, तो ए 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a, a की जगह पर 5 है, लिमिट 0 से 5 रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में 0 से 5 दी गई है। आगे क्या किया है हमने, यहाँ पर इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखा है, तो ये 12/5 अपर लिमिट रखी है पहले 5, x की जगह पर 5, जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रख दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दिया है, और x की जगह पर हमने 5 रखा, तो 5 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर ये 25 आ जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर क्या है, तो 25/2 साइन इनवर्स x की जगह पर 5/5, फिर माइनस लगाया है और लोअर लिमिट रखनी है। तो हमको देखो यहाँ पर जब x की जगह पर 0 रखेंगे और ये मल्टीप्लाई में, तो ये कंप्लीट वैल्यू इधर 0, और यहाँ पर साइन x है तो x की जगह पर 0 रखोगे, और आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इधर भी 0 बनेगा, इधर भी 0 बनेगा, तो यहाँ पर सब ये 0 हो जाएगा इधर का मान, तो इसलिए यहाँ पर 0 हमने कर दिया। आगे देखो 5 से इसको काट दिया, और देखो ये 25 माइनस 25 है तो यहाँ पर भी 0 बनेगा, तो ये आपका रूट के अंदर कंप्लीट 0 हो जाएगी, तो ये इतना जो मान है आपका 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर 25/2 साइन इनवर्स 1 बचा का इसको काट दिया 5 से 5, अब साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 जो साइन में जो वैल्यू होती है 1 वो कितने की होती है, ये 90 की होती है, 90 को π/2 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पर हम लिखेंगे साइन π/2, तो साइन π/2 और यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये π/2 आपका बच जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या क्या है, 12/5 ये था मल्टीप्लाई, और यहाँ से 25 बटे इसकी जगह पर यहाँ पर आ गया आपका π/2, तो यहाँ पर इस 5 से इसको काट दिया 25 को 5 बार, इस 2 से हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 4 हो गया, और 4 से इस 12 को काट दिया 3 बार, 5 की फिर इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दी तो 15, और ये पाई था तो 15 पाई वर्ग इकाई, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बस आपको देखो पेपर में जी ये क्वेश्चन हर हाल में आपको देखने को मिलेगा इस बार, बस यहाँ पर आपको चेंज क्या करके दे सकता है, यहाँ पर 25 की जगह पर 16 कर देगा, ठीक, 25 की जगह पर 16 इतना कर सकता है बस, या फिर आपको अंकों में वैल्यू ना दे करके आपको क्या करेगा, ए और बी दे देगा, ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, इस तरीके से, यानी ये वाला समीकरण जनरल प्रॉपर यही मिल जाएगा, जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट इसके क्लियर हो चुके होंगे।
अब अगला क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है और 8 बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है ये हर साल। तो बोर्ड एग्जाम 2026 में ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, इस वीडियो में मात्र 15 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इन 15 क्वेश्चन को आपको कर लेना है। आपके 70 से 75 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इन्हीं क्वेश्चन को देखकर। इन 15 क्वेश्चनों में से आपके पेपर में 15 में से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके हर हाल में आपके इस बार आपके जरूर आएंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिया है हमने ये आपका, यदि -1 से 1 आपकी x की वैल्यू जो है -1 से 1 है, 1 के बीच में के लिए, और ये हमको x बराबर यानी x√1 + y √1 + x बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या y/x यानी dy/dx बराबर -1/1 + x और इसका होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो ये सिद्ध करके दिखाना है इसके द्वारा हमको। ये क्वेश्चन भी हमने कई कई बार सॉल्व कराए हैं, तो इसलिए हम आपको उन देखो हमने 5 नंबर वाली क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी थी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें से हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो उन 6 वीडियो में से भी हमने बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उनको यहाँ पर लिया है। ये सभी क्वेश्चन हमने एक बार सॉल्व भी करा दिए हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर देखो ये हमने यहाँ पर उतार लिया है, सेम लिख लिया। तो अब यहाँ पर क्या क्या है, ये जो बराबर में 0 है इसको यहाँ पर लिया है, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का था। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, क्योंकि रूट में वैल्यू है तो रूट में हम इसका अवकलन करेंगे तो सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमने दोनों ओर का इसमें वर्ग कर दिया। तो x का स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे रूट कटेगा, और y का स्क्वायर किया है तो y स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद x की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, y की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये जो इधर से वाई स्क्वायर है, इस कंप्लीट वैल्यू को हमने इधर लिख लिया, तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या रहा, वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई आपका आ गया, और बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आपको पता है ये ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी इसको एक बार जोड़ते हैं एक बार माइनस कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर ये कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखो ये प्लस, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये इतना बचा है, यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो इस कंप्लीट में से हमने क्या है माइनस कॉमन कर लिया, माइनस को भी कॉमन किया है, और एक्स दोनों में से एक्स वाई को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर से माइनस यहाँ पर आएगा, और एक्स वाई कॉमन किया तो यहाँ से एक्स बचेगा और यहाँ से वाई, ये प्लस जो था ये माइनस का होगा, एक्स माइनस वाई हो गया बराबर 0। ठीक, इस तरीके से क्या है, अब यहाँ पर जो है इसमें भी यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है, तो इन दोनों में से हमने x माइनस वाई को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से x प्लस वाई बचा, यहाँ से x प्लस वाई ये आपका बच गया, और बराबर 0 रहा। अब 0 यहाँ पर है, अब यहाँ से देखो इसमें x बराबर, इसमें x माइनस वाई को हम 0 रखेंगे। ठीक, 0 रखेंगे, तो जब x बराबर y को 0 रखेंगे तो ये x बराबर y आ जाएगा या y बराबर x, इस तरीके से आप मान लो दोनों बराबर ही होंगे। अब यहाँ से हमको इसको अगर अवकलन करें इसका, तो यहाँ पर अवकलन करने पर 1 हो जाएगा, और हमको चाहिए क्या सिद्ध करके दिखाना है, देखो ये dy बटे, ये आपको दिखाई दे रहा है dy बटे डी एक्स माइनस का 1/1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, ये सिद्ध करके दिखाना है, जो कि इससे हमारा यहाँ पर आएगा नहीं। तो हमने क्या किया है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, इसको ले करके 0 रख दिया यहाँ पर। तो इसको देखो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, दोनों में से हमने y को कॉमन किया है, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने क्या किया है, y की वैल्यू निकाल ली, तो जो y के मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स है ये आपका बटे में पहुंच जाएगा, और ये बराबर 0 है तो इधर आएगा, यानी ये जो है आपका माइनस का x/1 प्लस एक्स ये हो जाएगा।
यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा शानदार एकदम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो आगे यहाँ पर क्या किया है हमने, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो y का तो हो जाएगा dy बटे डी एक्स, वाई का dy बटे डी एक्स हो गया। अब आपको पता है जब इस तरीके से फॉर्मूला यानी इस तरीके से कोई क्वेश्चन है a बटे b यानी बटे के रूप में कोई क्वेश्चन है और उसका हमको अवकलन करना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या, नीचे जो फंक्शन दिया है वो जो वैल्यू दी गई है उसका होल स्क्वायर करना है। तो 1+x का इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर हमको क्या करना है, जो नीचे वैल्यू दी गई है उसको एज इट इज सेम ऊपर लिखना है। यहाँ पर 1+x लिख लिया। अब फिर जो ऊपर वैल्यू है x, यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू है, ऊपर क्या है यहाँ पर x का अवकलन कर देना है 1 आ जाएगा। फिर माइनस लगाना है, जो ऊपर वैल्यू है उसको लिखना है, जो नीचे जो वैल्यू है उसका अवकलन करना है। 1 का अवकलन करोगे 0, x का करोगे 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 1+x बचेगा, ये माइनस और ये जो है यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई में x ही रहेगा, तो ये माइनस का x। अब x से x कट जाएगा तो 1/1+x इसका होल स्क्वायर, और ये आपका माइनस चलता रहेगा इधर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ये माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ पर चल रहा है। अब ये यहाँ पर कटने के बाद 1 बचा, तो ये वैल्यू आपकी dy बटे डी एक्स बराबर माइनस का 1/1+x और इसका होल स्क्वायर। ये हमको इसमें सिद्ध करके ही दिखाना था, तो ये आपका इसमें सिद्ध हो चुका है। तो इसको सॉल्व करना है इस तरीके से, और ये 5 नंबर में हर बार रिपीट होता है, तो ये इस बार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा इस वीडियो में जो कम से भी कम 5 से 6 बार तो हर क्वेश्चन पूछा ही गया है। ज़्यादा भी 8 से 10 बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही भी क्वेश्चन है इसमें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये हुआ कंप्लीट, समझ आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो वीडियो को एक बार पीछे करके ध्यान से देखना, तो ये क्वेश्चन आपको सभी समझ आ जाएंगे। कुछ भी करो, कैसे भी करो, इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है इस बार। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन वाला। तो क्वेश्चन क्या है, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक A में एक तुल्यता संबंध है। तो देखो 2022, 23, 24 और 25 में ये लगातार पूछा जा रहा है। 2020 से और अब तक 25 तक ये लगातार पूछा गया है और 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कभी कभार देखो यहाँ पर R1 और R2 दिया है। इस क्वेश्चन को कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है, R1 और R2 की जगह पर R और S दे देगा, R और S, तो यहाँ पर ये R इंटरसेक्शन S होगा। इस तरीके से ये पूछा गया है। सॉल्व करने का तरीका यही होगा, जहाँ जहाँ पर देखो हमने यहाँ पर R1 और R2 लिखा है, तो अगर R और S में दे दे तो यहाँ पर R1 की जगह पर R लिख देना, R2 की जगह पर S लिख देना है। तो देखो तुल्यता संबंध का मतलब आपको पता है कि जब क्वेश्चन कब होता है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध ये आपका तब होता है जब स्वतुल्य सममित संक्रामक, स्वतुल्य सममित संक्रामक ये कंडीशन आपकी सत्य बैठ जाए, यानी ये फॉलो हो जाए, तो वो क्वेश्चन आपका तुल्यता संबंध होता है। तो यहाँ पर हमको देखो सबसे पहले स्वतुल्य निकालना है, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की जो कंडीशन होती है क्या होती है कि क्वेश्चन जो है उसमें A, यदि क्वेश्चन के सेट में क्या है संबंध A, बिलोंग कर रहा है R में, तो उसके A बिलोंग्स टू A में, यानी A की जो वैल्यू है A में बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन है इसकी ये होगी। अब तो इसी तरीके से यहाँ पर अब R1 और R2 दिया है, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हैं R1 और R2, ये लेकर चलना है हमको। तो A, बिलोंग करेगा R1 तथा ये फिर R2 के लिए भी बिलोंग करेगा, और हमको निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर जब ये भी बिलोंग कर रहा है और ये भी, तो दोनों फिर बिलोंग करेंगे R इंटरसेक्शन R2, दोनों बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमने कर लिया है। तो जब ये यहाँ पर दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ये यहाँ पर एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। इस तरीके से क्या है,
नेक्स्ट सममित संबंध देखा है हमने, तो ए कॉमा बी रियल नंबर यानी आर सेट में है और बी कॉमा ए भी आपका आर सेट में होना चाहिए ये, और ए कॉमा बी ये समुच्चय ए में होंगे। तो यहाँ पर ए कॉमा बी R1 होगा इस तरीके से, फिर बी कॉमा ए भी आपका R1 में होगा। इसका मतलब है जैसे एक यहाँ पर इसका मतलब है 1,2 आपके सेट में है, तो वहाँ पर आपका 2,1 भी उस सेट में होना चाहिए। ठीक, सममित संबंध के लिए ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर 1,2 इसको लेकर के चला, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसी तरीके से हमने R2 के लिए लिया है कि एक ए कॉमा बी बिलोंग करेगा R2 में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा R2 में। तो दोनों को लेकर के हमने कॉमन यानी इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जब यहाँ पर ये दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 ये भी बिलोंग करेगा, बी कॉमा ए बिलोंग R इंटरसेक्शन R2 ये भी बिलोंग करेगा। ठीक, तो अतः सममित संबंध है। इस तरीके से ये भी आपका सममित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर सममित संबंध के बाद क्या चेक करना होता है हमको, संक्रामक। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सत्य हो जाती हैं तो क्वेश्चन आपका तुल्यता संबंध हो जाता है। तो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये समुच्चय ए में सेट में दिया गया होगा। तो उसमें जो कंडीशन है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी भी आपका बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, या सी कॉमा ए कॉमा सी हो या सी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में जरूरी। अगर ये नहीं करता है तो वो आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो इसलिए संक्रामक हमको दिखाना है, तो संक्रामक के लिए कंडीशन होती है। तो ए कॉमा R1 के लिए ये सेम वही आ जाएगा जो यहाँ पर R की जगह पर R1 कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद फिर R2 को लेकर के सॉल्व करना है। तो यहाँ पर R1 की जगह पर सेम उसी तरीके से R2 कर दिया है, समझ गए। तो अब यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन के लिए ए कॉमा वी अब बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो बी कॉमा सी भी आपका बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 में, तथा फिर या सी कॉमा ए हो या ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो ये कंडीशन आपकी सत्य हो जाएगी। तो ये अतः यह एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब ये तीनों कंडीशन सही बैठ चुकी हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य सममित संक्रामक है, तीनों कंडीशन आपकी सही आ चुकी हैं, तो आपका R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमको इसमें दिखाना था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, समझ आ गया, बहुत ही आसान है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिया है हमने आपको। तो देखो ये क्वेश्चन आपका आव्यूह विधि से सॉल्व करने के लिए दिया गया है और 8 बार यानी 8 नंबर में ये पूछा गया है और 10 साल से ये आपका हर बार पूछा जाता है। पिछले 10 वर्षों में ये लगातार पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम 2026 में ये आपका सीधा छपेगा। 8 नंबर में पूछा गया है और ये 8 ही नंबर में हमेशा पूछा जाता है और ये आपका फिक्स क्वेश्चन है। आव्यूह विधि का एक क्वेश्चन आता है हर बार। तो देखो इस तरीके से आपको रैखिक समीकरण डिक्टो यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, या यहाँ पर बस आपकी ये जो समीकरण है रैखिक ये आपको चेंज करके दे सकता है। बस इतना अंतर हो सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो दिए गए निकाय हैं हमको रैखिक समीकरण निकाय ये आपके हैं, तो इनको लिखना है। जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो ये इस तरीके से लिख ली। अब फिर जो समीकरण निकाय ये हमको दिए गए हैं इनको आव्यूह विधि से हमको सॉल्व करना है, तो इनको आव्यूह रूप में बनाना पड़ेगा। तो आव्यूह रूप बनाने के लिए जो क्या है आपको करना पड़ेगा, ax बराबर b इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखोगे तो a की वैल्यू कौन सी होगी, जो x y z इसके जो गुणांक है ये आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ से 3 आया तो 3 आ गया। यहाँ पर x के गुणांक लिखने हैं यहाँ पर पहले, फिर y के गुणांक, फिर z के गुणांक। बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, प्लस की वैल्यू है तो प्लस में लिखना है, माइनस की वैल्यू है तो माइनस में लिखना है। अब ये
जो कैपिटल एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल हैं इसमें, तो ये एक्स वाई जेड हो जाएंगे। जो बराबर में वैल्यू दी गई है उसको लिखना है 8 1 4, तो ये आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे, तो यहाँ पर इस तरीके से करना है। अब यहाँ से देखो इन ए और बी, इन सभी की एक्स की वैल्यू को हम अलग लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये सभी हमने यहाँ पर लिख ली है। नेक्स्ट इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या है, जो आपको आव्यूह दिया है उसका क्या करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है, जो आव्यूह दिए गए हैं उनको सारणिक के रूप में लिखना है। यानी ये जो आव्यूह है इसका सारणिक निकालना पड़ेगा, तो इसको सारणिक के रूप में लिखेंगे पहले। तो सारणिक रूप में लिखने के बाद आपको पता है सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। तो सारणिक का मान निकालते हैं यहाँ पर इसके, या तो आपको क्या करना है, इसके कॉलम या किसी रो के सापेक्ष क्या करना है, आपको उसका विस्तार करना है। तो हम इसका R1 के सापेक्ष यहाँ पर विस्तार करेंगे। तो हम R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। ये जो 3 है ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, और इसका जब विस्तार करेंगे R1 के सापेक्ष, तो इसकी पहली रो पहले कॉलम को इस तरीके से छुपाना है। ये जो वैल्यू बची इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस 2 की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको ये माइनस का 2 लेना है, और यहाँ पर माइनस होता है, ये प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलती है वैल्यू। तो ये दोनों माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसमें अब की बार क्या किया है हमने, R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। तो R1 और इसमें यहाँ पर 2 के सामने वाली कंप्लीट जो कॉलम है इसको छोड़ना है। तो इसको और इसको छोड़ोगे तो इधर ये यहाँ पर 2 4 बचेगा, यहाँ से -1 और 2 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और 4 की -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का है और बीच में यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा प्लस का। नेक्स्ट इसके बाद प्लस का 3 ये लेना है मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या करना है, ये R1 और इसका कॉलम C3 ये हमको छोड़ना है पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्रॉस, तो 3 दूनी 6 4 एकम 4, इसकी यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर माइनस का 17 आपका मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कभी भी जीरो आपका नहीं होना चाहिए, ये इसका मान 0 नहीं आना चाहिए। तो ये मान जो है हम क्यों निकाल रहे हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हम मान देखो इसलिए निकालते हैं, हमको निकालना होता है ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है 1/a का सारणिक एडजॉइंट ए, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो देखो ए का सारणिक हमने इसका मान ये निकाल लिया, अब एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C11 C12 C13, ये जैसे आव्यूह होता है कंप्लीट उस तरीके से होता है। अब यहाँ पर ये इसका टी लिखा होता है, या कभी कभी आपको यहाँ पर डैश भी लगा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है ट्रांसपोज, या हिंदी में कहें तो इसका बोलते हैं परिवर्त, इसको बोलते हैं परिवर्त। ट्रांसपोज या परिवर्त एक ही बात है। तो इसका मतलब है इसकी या तो आपको रो या उसके कॉलम को बदलना पड़ता है, रो को बदलते हैं कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक, अब यहाँ पर C11 C12 इन सभी के भी मान निकालने पड़ेंगे। कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे जो सारणिक दिया है, यहाँ से निकाल लो, या जो ये आव्यूह है इससे निकाल लो। तो यहाँ पर हम इसको आव्यूह से निकालेंगे, कहाँ पर, ये C11 C12 इन सभी के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें तो C11 निकालेंगे, तो C11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। तो C11 का मतलब हो जाएगा, देखो यहाँ पर पहली रो ये रही, इसको इस तरीके से छुपाना है, और पहला कॉलम इसको इस तरीके से छुपाना है। तो ये इधर की जो वैल्यू बची इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और -3 की -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पर तो हर बार आपको बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3। अब ये सॉल्व करने पर माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3। और नेक्स्ट इसी तरीके से आपको ये C11 C12 के निकाल लोगे, जैसे अभी यहाँ पर क्या है हमने। अब नेक्स्ट जो 21 का देखो, 21 का क्या मतलब है, दूसरी रो पहला कॉलम। 2 का मतलब दूसरी रो,
1 का मतलब दूसरा इसमें पहला कॉलम। तो इस तरीके से इसको छुपाओगे। ऊपर से देखो, ऊपर यहाँ पर माइनस का 2 3 बचा, नीचे 3 और यहाँ पर 2 ये बचा है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरीके से, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगा और इसकी माइनस का 9, ये प्लस का 9 आ जाएगा। प्लस का 9 कैसे आया है, क्योंकि ये तो माइनस का 9 होगा लेकिन बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर प्लस का आएगा। अब यहाँ पर सोचोगे कि ये माइनस का कैसे हो गया। माइनस का इसलिए हुआ है, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि ये जो वैल्यू है 2 1 है और 2 2 है और 1 2 है 1 3 इस तरीके से वैल्यू है ये, तो इनको जोड़ करके देखना पड़ता है। ठीक, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यदि ये जोड़े, इन दोनों को जोड़ करके देखना है। 1 और 2 2, 1 और 1 क्या हो जाएगा जोड़ के 2, 2 आपका सम संख्या है, सम संख्या के लिए लगाते हैं हम प्लस, और यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा। तो 3 आपका विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए माइनस। तो जहाँ पर ये देखो, अब ये प्लस का आएगा जोड़ के, 4 और 4 8। अब ये है यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का इसलिए हुआ है, 1 और 1 इसको जोड़ा है हमने, तो ये 3 हो जाएगा। 3 होने पर ये ऑड यानी विषम संख्या होगी, तो विषम के लिए यहाँ पर माइनस लगाते हैं। इस तरीके से आपका होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब 2 2 का मतलब क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम इस तरीके से छुपाओगे, कोने कोने की ये वैल्यू बचेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से इन सभी की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, समझ गए होगे आप। अभी अब इसमें आगे क्या करना है। ठीक, तो हमने ये वैल्यू निकाले, इन सभी वैल्यू को जो जो इसके मान है यहाँ पर इसमें लिख लिया, ये यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, ठीक, हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो है डायरेक्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये इसके जो कॉलम है, इसकी रो को हमने कॉलम बना लिया। ये जो C11 है, C12 C13, अब हमने ऐसे लिख करके ना कॉलम के रूप में लिखे हैं। C11 की वैल्यू देखो यहाँ पर ये है, C12 की वैल्यू ये है, C13 की वैल्यू ये है। तो हमने अब इस तरीके से यानी इसका परिवर्तन करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया है। तो अब आगे देखो क्या करना है इसमें। तो इसमें जो आगे देखो हमको क्या करना है, आगे यहाँ पर देखो हमने को निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है। ठीक, तो इन सभी की वैल्यू रख लो। तो ए का सारणिक यानी इसका मान माइनस का 17 आया है, बटे में रहेगा। एडजॉइंट ए का मान आपका ये है। और नेक्स्ट इसके बाद क्या करना होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए। ए इनवर्स देखो क्यों निकालते हैं, एक्स बराबर क्या करना पड़ता है, ए इनवर्स इंटू बी, ये हमको निकालना है। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलती है। तो ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये यहाँ पर याद रखना है। तो ए इनवर्स, अब ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू रखो। तो एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड है, ए इनवर्स की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू 8 1 4 ये है। तो यहाँ पर देखो इनकी मल्टीप्लाई की है हमने। तो आपको पता है रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो इस -1 की 8 में की तो माइनस का 8, -5 की 1 में माइनस का 5, -1 की 4 में तो 4। इस तरीके से फिर सेकंड रो की कर दी इसमें, फिर इसी तरीके से थर्ड रो की इसमें यहाँ पर करी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर इनको माइनस देखो इस ये हो जाएगा माइनस का 17 और इसको करोगे तो ये माइनस का 34 और यहाँ पर 51 हो जाएगा माइनस का। बटे में यहाँ पर क्या है, इधर माइनस का 1/17 है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा और 17/17 हो जाएगा तो एक बार। ऐसे ही माइनस से माइनस कटेगा तो 34/17 दो बार कट जाएगा, 3 बार कटेगा यहाँ पर। तो एक्स वाई जेड बराबर जो आएगा 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो जो x का मान होगा, x के सामने वाला, तो x का मान 1 आ गया, y के सामने वाला 2, z के सामने वाला 3। तो एक्स वाई जेड के मान इसमें निकाले होते हैं। आबियू विधि से इसको क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई जेड के मान निकलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इतना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके जब आपको पूरे नंबर 8 जब मिलेंगे, तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर में, तो ये आपको सॉल्व करने चाहिए और एक एक स्टेप को आपको याद भी रखना है, तभी आप
इन क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर पाओगे, खुद से इनकी बार बार प्रैक्टिस भी करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। ये tan इनवर्स रूट 2 होता है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। और तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का, ठीक। तो देखो ये 2017, 19, 20, 22, 24, 25 में लगातार पूछा गया है और 8 नंबर में ही पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले शंकु की बात की गई है, इसमें हमने शंकु बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये शंकु बनाया है, ठीक। तो शंकु बनाने के बाद अब यहाँ पर देखो तिर्यक ऊंचाई, आपको पता है यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें ये लंब डाला है और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है ये आपकी, ये तो व्यास हो जाएगा। और यहाँ से यानी इसकी बिंदु ओ से बिंदु बी, ए बी सी हमने नाम दिए, बिंदु ओ से बी की जो दूरी है आर है। और यहाँ पर जो थीटा है, ये थीटा क्या है आपका, अर्ध शीर्ष कोण है आपका ये थीटा, ठीक। यही हमको निकालना है। और यहाँ पर ये जो लंबाई एल है, ये लंबाई क्या है, लंबाई एल हो जाएगी। और यहाँ से जो एच है आपकी ऊंचाई, ये आपकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एच है, ठीक। ये हमने मान दिए। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई ओ बी, यानी ये शंकु है, इसकी जो तिर्यक, ये शंकु की त्रिज्या है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई नहीं, यहाँ पर क्या है, 0 से ये ओ से बी, ओ से बी, यहाँ पर ये ओ से लेकर के बी के जो बीच की दूर है ये आर है। और ये क्या है, शंकु की त्रिज्या है। अब शंकु की ऊंचाई देखो, शंकु की ऊंचाई क्या है, बी और सी, बी और सी, ये क्या है आपकी तिर्यक, इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई है, तो यहाँ पर ये एच है, ऊंचाई क्या है आपकी एच, ये तो ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई देखो, तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर, ये होगा आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, और आर स्क्वायर का मान निकालोगे तो यानी एल स्क्वायर और ये माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर शंकु का आयतन ये हमको निकालना है, महत्तम आयतन दिखाना है। तो शंकु का आयतन जो फॉर्मूला होता है π/3 आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। बी बराबर, आयतन जो है बी बराबर होता है, तो v बराबर π/3 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो हमने यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रख लिया, और ये मल्टीप्लाई में एच, इस एच की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, π/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच की पावर 3 यहाँ पर हो गया। अब इसका अवकलन कर दिया हमने, किसके सापेक्ष, एच के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया है, समझ गए यहाँ पर। फिर आगे क्या क्या है, एच के सापेक्ष अवकलन हो गया, देखो डी वी बटे डी एच, π/3 कांस्टेंट है, सेम रहेगा। एच के सापेक्ष क्या है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर बच जाएगा माइनस, ये एच की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा और एच स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और इसको मान लो आप समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 1 मान लिया। फिर से क्या करना पड़ेगा इसका, पुनः फिर से एक बार इसका क्या करना पड़ेगा हमको, अवकलन। तो पुनः एच के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वी बटे डी स्क्वायर एच हो जाएगा बराबर π/3 एल, देखो एल स्क्वायर है और एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एल स्क्वायर 0 माइनस, अब ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6h। नेक्स्ट π/3 और ये माइनस का 6h, 3 से इसको काट दिया 2 बार, तो माइनस का 2πh हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बी बटे डी एच स्क्वायर बराबर माइनस का 2πh ये हो जाएगा। और इसको आपको समीकरण 2 मानना है, समीकरण 2 यहाँ पर मान लिया हमने। तो समीकरण 2 मान लिया, और हमको महत्तम आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, यानी महत्तम आयतन का मतलब है यहाँ पर महत्तम, जैसे अभी हम इसी चैप्टर में क्वेश्चन को उच्चतम मान निम्नतम मान निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते थे हम, डी वी बटे डी एक्स, यानी जो फर्स्ट अवकलन होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर डी वी बटे डी एच, ये इसका फर्स्ट अवकलन है, इसको 0 बराबर रख लिया, π/3 ये कंप्लीट वैल्यू रखी बराबर 0। तो यहाँ से देखो
पाई/3 कांस्टेंट है, जीरो की तरफ भेजा है। तो एल स्क्वायर माइनस 3 h² यहाँ पर बराबर 0 ये बचा। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 3h² हो जाएगा, और यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे, h की, केवल h की, और h स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी हटाएंगे तो एल पर रूट लगेगा, इस तरीके से रूट आएगा, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक, तो एल बचेगा, लेकिन 3 पर आपका रूट आ जाएगा, तो एच का मान l/√3 यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, समझ गए? इसमें यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, एक एक स्टेप आपको क्लियर करा दिया है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे आगे अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखो। तो देखो समीकरण 2 में h का मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या थी हमारी, d² और बराबर क्या था, माइनस का 2πh। तो h की जगह पर h का मान l/√3। अब ये क्या आ गया, लेस देन 0, तो यानी ये क्या है, महत्तम आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महत्तम आयतन हो जाएगा। ठीक, महत्तम आयतन ये एक स्टेप इसका खत्म, यानी इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमको तिर्यक ऊंचाई लेकर के सॉल्व करना है, यानी इसका अर्धशीर्ष कोण निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला ये है, l² प्लस r² प्लस h²। r² की वैल्यू क्या है, l² माइनस h², यहाँ पर निकल जाएगी। तो r² बराबर l² माइनस h की वैल्यू रख देंगे, क्या है, l/√3, तो l² बटे स्क्वायर है तो स्क्वायर से इसलिए रूट कट जाएगा, 3 रह जाएगा। 3 यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो 3l² माइनस l², इसको माइनस कर देंगे, 2l²/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो r बराबर, यानी r² है तो r का मान निकालेंगे तो इस इधर से स्क्वायर इधर जाएगा, रूट आ जाएगा इस पर। तो 2 पर और 3 पर दोनों पर रूट आ जाएगा, और ये स्क्वायर, इधर स्क्वायर है एल पर और इधर रूट आता, तो इसलिए यहाँ पर ये एल बच जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब आपको पता है क्या निकालना है हमको, अर्धशीर्ष कोण। तो अर्धशीर्ष कोण त्रिभुज ओबीसी को देखो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, अर्धशीर्ष अब निकालना है तो लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा बराबर लंब देखो, जो हमको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखो, इसमें त्रिभुज ओबीसी ये आपको इतना त्रिभुज देखना है। तो यहाँ पर देखो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, कोण के थीटा कोण है, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और यहाँ पर ये आपका कर्ण रहेगा। तो लंब क्या है यहाँ पर r, और कर्ण क्या है आपका l। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हमने सेम उसी तरीके से रखी है। तो आधार आपका h होगा। ठीक, आधार h हो जाएगा, क्योंकि बगल वाली थीटा के बगल में जो वैल्यू होगी वो होगा आपका आधार। तो लंब आपका r और आधार h हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर r/h हो गया, और r की वैल्यू रख लो, h की वैल्यू, दोनों की वैल्यू रख ली। तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, और l से l, तो tan थीटा बराबर √2 बचा। हमको चाहिए थीटा, यानी हमको निकालना है अर्धशीर्ष कोण। तो अर्धशीर्ष कोण यानी जो tan है इधर जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2 आपका हो जाएगा। तो यह हमको सिद्ध करके दिखाना है क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका ये यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखाओं r वेक्टर और, यानी 2 रेखा दी गई हैं, इनको r1 और r2 वेक्टर भी कह सकते हो। तो r वेक्टर एक ये दिया है और r वेक्टर एक ये दिया है, 2 रेखा दी गई हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी पर भी हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यूपी बोर्ड 2026 100% आने वाला ये प्रश्न है। 2026 में आपको 100% देखने को मिलेगा, और ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ, पेपर में जो क्वेश्चन संख्या होती है 5, क्वेश्चन संख्या 5 और क्वेश्चन संख्या 6, इन दोनों क्वेश्चनों में ही आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है।
जो हमको रेखा दी गई हैं आर वेक्टर और आर वेक्टर दोनों लिख लिए हैं हमने। लिखने के बाद आपको पता है इनकी तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना करने के लिए आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और ऐसे ही हमने आर दूसरा वेक्टर दूसरी रेखा के लिए A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से तुलना, इन दोनों की तुलना कर देंगे। सेम इसी तरीके की है, इसी टाइप से हैं, तो सदिश समीकरण है ये। तो यहाँ से देखो A1 वेक्टर का कौन सा आएगा, ये वाला A1 का मान होगा, तो ये A1 आ गया। B1 का मान आपका लैम्डा के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो B1 का मान हो जाएगा। इसी तरीके से A2 का मान देखो, A2 का मान कौन सा होगा, ये वाला, और B2 का मान ये वाला, ये यहाँ पर लिख लिए हैं हमने। जो फॉर्मूला होता है इसका दूरी का, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है आपका ये वाला, ये फॉर्मूला होता है न्यूनतम दूरी का। तो इसमें V1 क्रॉस B2 A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और इसका परिमाण, ये सभी हमको वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाली, इनको इसको माइनस किया, इसको माइनस करने पर ये आ गया आपका। ठीक, नेक्स्ट B1 क्रॉस B2, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, कक्षा 11 में आप अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। तो यहाँ पर IJK लिखेंगे और इसमें B1 वेक्टर जो है इसमें IJK के जितने भी गुणांक हैं उनको लिखना पड़ेगा। B2 वेक्टर में भी ऐसे ही IJK के गुणांक लिखोगे और इसमें IJK के मान यहाँ पर निकालोगे। तो यहाँ पर एक वेक्टर ये निकलेगा क्या, माइनस का 3i माइनस का 0 j कैप प्लस का 3k। ठीक, ये आ जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले में क्या है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और इसका मॉड यानी परिमाण, इसका मॉड निकालोगे। तो मॉड कैसे निकालना है आपको पता है, रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर देते हैं IJ के गुणांक का। तो यहाँ पर इसमें I का गुणांक माइनस का 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। 0 है, 0 को छोड़ना है, और यहाँ पर 3k कैप है, तो 3 है यानी इसका गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको जोड़ दोगे रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 9 गुणा 2 इस तरीके से, और 9 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3, तो रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट सभी वैल्यू निकाल लें, इसके बाद फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूले में रखने के बाद यहाँ पर क्या है, डॉट, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा अभी। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे यानी I और I इनके जो गुणांक है इनकी मल्टीप्लाई, और I डॉट I आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। इसमें J है नहीं, इसमें J है तो 0 हो जाएगा, K है और यहाँ से K, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इनको जोड़ दो, माइनस का 9/3 रूट 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 से 9 को काट दो, 2 बार कटेगा, तो यहाँ पर जो आएगा ये आपका आ जाएगा 2/, यहाँ पर क्या है 2/√2, और ये मॉड के अंदर है, इसको बाहर क्या है तो प्लस का हो गया 2/√2। तो इसका परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण करने के बाद 3√2, ये 3 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बार, 3 या 9, तो 3√2/2 ये आपका आ जाएगा। यही इसका आंसर यानी D बराबर जो होगा यही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया है कि यदि f(x) हमको ये दिया है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) × fy बराबर f(x + y। LHS ये है आपका, RHS ये है, लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो फंक्शन f(x) ये हमको दिया है, तो देखो LHS क्या है, फंक्शन f(x) × fy, तो यहाँ पर x की जगह पर हमको y रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, जहाँ पर x है वहाँ पर y रख दिया, तो ये cos y माइनस का sin y, इस तरीके से जहाँ पर x था वहाँ पर y कर दिया। अब LHS आपको लेकर के चलना है, LHS आपका ये है, इन दोनों की वैल्यू रखोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो ये बहुत ही आसान और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों की मल्टीप्लाई आव्यू है, आपको पता है आव्यू की मल्टीप्लाई रो वाई कॉलम में करते हैं, तो इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर इसी के सेकंड कॉलम में, इसी के थर्ड कॉलम में, जिस तरीके से यहाँ पर ये हमने करी है। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक। LHS आपका ये आ गया। फिर हमने क्या किया है, समीकरण 1 में x के स्थान पर x प्लस वाई रखा है हमने। जो f(x) की वैल्यू दी है वो आपका समीकरण 1 हमने माना है, वहाँ पर ये रखने के बाद तो RHS और LHS दोनों बराबर आ जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान है और 5 नंबर में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हर बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है और ये फिक्स क्वेश्चन है। हर बार यानी कंप्लीट चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, या तो न्यूनतम मान पर पूछेगा या अधिकतम मान, ये या कभी कभी देगा न्यूनतमीकरण कीजिए या अधिकतमीकरण कीजिए या ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। एक ही क्वेश्चन है ये, कई तरीके से इसको पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर ये मान दिया है और इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। और ये यहाँ पर हमको 3 व्यवरोध दिए गए होंगे। हर किसी क्वेश्चन में 3 ही व्यवरोध देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और एक z का मान देगा। ठीक, एक z का मान देगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया है, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, इसको लेकर के सॉल्व करना है। यहाँ से बिंदु निकालने पड़ते हैं, कौन ये बिंदु, तो x प्लस 2y लेस यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर 10। यानी इस समीकरण को हमको जनरल समीकरण में बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, हमने बराबर कर दिया है। अब यहाँ से हमने क्या किया है, x बराबर 0 रखा है, यहाँ पर x बराबर 0 तो 2y बराबर 10, तो यहाँ से y का मान आपका 5 आ जाएगा। फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, y बराबर 0 रखेंगे तो 2y 0 हो जाएगा, x बराबर आपका 10 आ जाएगा। ये कोणीय बिंदु आ गए समीकरण 1 के। समीकरण 2 आपका ये रहा, समीकरण 2 ये है, इसको हमने जनरल समीकरण में बनाया है, यानी बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट कोणीय बिंदु निकालने पड़ेंगे इसके भी, तो x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो 3x 0 और 4y बराबर 24, तो 4y बराबर 24, 4 से इसको काट देंगे, 6 बार कट जाएगा, y का मान 6 आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, y बराबर 0 रखना है इसी समीकरण में, y बराबर 0 तो 4y 0, 3x बराबर 24, तो यहाँ पर ये 8 बार कट जाएगा, तो यानी x बराबर 8 आ जाएगा। तो इन दोनों के यानी दोनों समीकरण के कोणीय बिंदु निकल जाए। दोनों के बिंदु निकालने के बाद जितने भी समीकरण दिए गए हैं उनको ग्राफ पर उनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो x y की वैल्यू कहाँ तक गई है, 10 तक है, x की वैल्यू 10 तक, y की भी वैल्यू हमने 8 तक ली गई है। तो ये वैल्यू इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पर समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या है, y का मान यहाँ पर 5 है और x का मान 10 आया है, 0 वाले को छोड़ दो, तो y का मान 5 आया है, x का मान 10। तो समीकरण 1 में यहाँ पर ये रहा आपका, y का मान यहाँ पर 5 ये बिंदु लिया है और x बराबर 10 ये यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर ये हमने एक यहाँ पर लाइन खींच दी है, दोनों बिंदु को मिला दिया है। इसी तरीके से क्या करना है, समीकरण 2 जो दिया है, समीकरण 2 में देखो y का मान 6 है, x का मान 8 है, तो y का मान 6 यहाँ पर लगाया एक बिंदु और x का मान 8 एक बिंदु यहाँ पर लगाया, दोनों बिंदु को मिला दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमको ये चेक करना है, जो ग्राफ खींचेगा ये ग्राफ आपका मूल बिंदु की ओर खींचेगा या मूल बिंदु से बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हम जांच करते हैं कि जो समीकरण 1 में जांच करेंगे तो x और y दोनों की जगह पर 0 रखोगे तो ये यहाँ पर आपकी कंडीशन सत्य नहीं बैठ रही है। तो इसका मतलब है समीकरण 1 का जो ग्राफ है मूल बिंदु की ओर नहीं खींचेगा। ऐसे ही समीकरण 2 में भी आपको क्या करना है, इस x और y की जगह पर 0 रखना है और ये कंडीशन आपकी सत्य बैठ रही है। तो सत्य का मतलब है मूल बिंदु की ओर खींचेगा। समीकरण 1 का मूल बिंदु से ओर तो दूसरी ओर, तो यहाँ पर ये समीकरण 1 है तो ये मूल बिंदु के तरफ नहीं आएगा तो बाहर की ओर खींचेगा। अब यहाँ पर समीकरण 2 क्या है आपका, सत्य बैठेगी तो मूल बिंदु की ओर, तो ये यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से खींचेगा। तो ये जो यहाँ पर दोनों रेखा का जो क्षेत्रफल इतना दोनों आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर इतने भाग को टच करेंगे। तो हमारे पास देखो ये बिंदु भी है, ये भी है, हमारे पास ये बिंदु हमने मान लिया है C। अब ये हमारे पास कोई बिंदु नहीं है यहाँ पर, ये हमको निकालने पड़ेंगे। 4, 3 आए हैं, कहाँ से आए हैं,
समीकरण देखो ये कौन कौन समीकरण 2 है हमारे पास, तो दोनों समीकरण को लेकर के सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि से जैसे सॉल्व करते हैं उसको यहाँ पर सॉल्व किया है, तो x और y के मान निकलेंगे जैसे विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। तो x और y के मान 4,3 हमारे आ चुके हैं, यहाँ पर रख देना है। नेक्स्ट इतना करने के बाद बिंदु निकालने पड़ते हैं, तो बिंदु यहाँ पर लिखोगे जो भी बिंदु होंगे, तो यहाँ पर 0,6 0,5 4,3 ये बिंदु आ जाएंगे और z का मान जो मान दिया है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये टेबल आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 0,6 रखना है, 0 किसका मान है x का और वो 6 किसका मान है y का। तो 0 रखोगे तो ये 0 और यहाँ पर 6 रखोगे 6 5 30 यानी 3000 हो जाएगा। x का 0 तो ये 0 500 की जगह पर 5 रख, यहाँ पर y की जगह पर 5 तो 2500। ये सभी मान रखने पर अब यहाँ पर देखना है इन तीनों बिंदुओं पे किसका मान सबसे कम है। न्यूनतम मान वही होगा जो मान कम होगा। तो सबसे मान किसका कम है, देखो इसका मान आया है 2300, इसका आया है 2500 और इसका आया है 3000। तो सबसे कम ये है आपका मान 4,3 बिंदु पर 2300। तो 4,3 पर आपका न्यूनतम मान हो जाएगा 2300। यही मान हमको निकालना है। इस तरीके से बार बार रिपीट होता है, ठीक, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट करना है, जिनको स्क्रीनशॉट भी कर लो या पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो समाकलन का, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का यानी 5 नंबर में हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। इस तरीके का सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 रूट के अंदर sin x और cos x रूट के अंदर है और π/4 सिद्ध करके दिखाना होता है इस क्वेश्चन में। और या कभी कभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देगा, 0 से π/2 लिमिट रहेगी 1/1 प्लस रूट 10x dx और π/4 सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो 4 से 5 तरीके से पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर ये साइन और कॉस में लिया है, तो सबसे ज़्यादा यही रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखो दिया है आई बराबर, ये हमने आई बराबर वैल्यू मान ली, यहाँ पर इसको आई बराबर माना है और इसको समीकरण 1 मान लेना है। तो ये हमने प्रॉपर्टी अभी पिछले क्वेश्चनों में भी लगाई है, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाया। जहाँ पर x है π/2 माइनस एक्स कर दिया है, बाकी सेम चलता रहेगा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बदल के कॉस में हो जाएगा और साइन बदल के कॉस, कॉस बदल के साइन में हो जाएगा। तो 0 से π/2 रहेगा, तो यानी ये रूट कॉस एक्स हो जाएगा, साइन रूट कॉस एक्स, या जो साइन है कॉस बदल जाएगा और कॉस है वो साइन में, और इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, समीकरण 2 मान लोगे। अब इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे 2i बराबर होगा। ठीक, तो समीकरण 1 ये रही, समीकरण ये 2 ये रही, दोनों के मान लिख दी। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये जुड़ जाएंगे, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो अंश और बटे हर दोनों समान हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर dx है। तो कटने पर यहाँ पर 1 बचेगा, 0 से π/2 लिमिट है, तो इसका यहाँ पर क्या कर देंगे समाकलन। तो समाकलन x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 रहेगी और 2i बराबर, तो π/2 अपर लिमिट और फिर माइनस लगाओगे, 2 बार लिमिट रखोगे, तो 0 हटाओ, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, i बराबर क्या रह जाएगा π/2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो सो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यही हमको इसमें प्रूफ करना होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर x की पावर x की पावर x cos x और इसकी पावर 10x है, तो dy/dx का मान निकाल लीजिए। तो 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और 5 नंबर में पूछा गया है। तो 1 2 3 4 बार तो ये पूछा गया, 2025 में नहीं आया है। तो लगता है ये क्वेश्चन 2026 में इसके 99% आने के इसके चांस हैं, क्योंकि पिछली बार तो पूछा नहीं गया है। तो एग्जामिनर इसको ज़रूर इस बार रखने वाले हैं पेपर में। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ये हमको दिया है, सबसे पहले हमको y बराबर ये दिया है, तो हम क्या करेंगे y बराबर इसको लिख लेंगे। अब देखो आपको पता है चर की घात चर है, यहाँ पर चर की घात चर। तो जब कोई इस तरीके से क्वेश्चन हो तो उसमें लॉग लेकर के उसको सॉल्व करते हैं, अवकलन का क्वेश्चन। तो लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस होता तब भी ऐसे ही करते, अगर यहाँ पर ये प्लस है तो अब भी इस तरीके से करना पड़ेगा। तो हम इसको u और v में तोड़ करके सॉल्व करेंगे, यानी x की पावर x को हम u मान लेंगे और cos x की पावर जो tan x है इसको v मानेंगे। तो y बराबर u प्लस v हो जाएगा। अब इस समीकरण का कर देना है हमको अवकलन, dy बटे डी एक्स, डी यू बटे डी एक्स, डी वी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। तो हम इसका डी यू बटे डी एक्स का मान निकालेंगे। तो u बराबर x की पावर x, ये हमने माना है, तो इसको लेकर के इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो x चर की घात चर है तो इसमें पहले लॉग ले लेंगे, तो इसमें लॉग लिया, तो लॉग ले लेंगे तो ये लॉग u बराबर लॉग x की पावर x हो जाएगा, लॉग x की पावर x। तो चूंकि लॉग m की पावर n, m की पावर n, तो बराबर उसको हम लिख सकते हैं लॉग m, और जो पावर में n होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये समझ गए, अब ये जो x है इसका ये यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में हो गया। तो log u बराबर x इंटू लॉग एक्स। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो अवकलन कर देंगे तो log u का हो जाएगा 1/u, जैसे log x का 1/x होता है तो 1/u, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो log u हो गया। फिर log इसका u का भी तो करना पड़ेगा, u का अवकलन करेंगे du बटे डी एक्स बराबर फर्स्ट सेकंड फंक्शन लग जाएगा, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन सेम रखेंगे, पहले फंक्शन का अवकलन, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जो 1/u है इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा u। तो इस x से x कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर log x। तो du बटे डी एक्स का मान, यहाँ पर u का मान log x की पावर x ये था, और ये कंप्लीट मान, तो यानी du बटे डी एक्स का मान आपका ये आ गया। फिर नेक्स्ट इसके बाद v बराबर जो माना है cos x की पावर tan x, इसको लेकर सॉल्व करोगे, जैसे अभी ये हमने सॉल्व किया सेम उसी तरीके से। तो इसमें पहले log ले लेंगे, तो log यहाँ पर ले लेंगे तो ये हो जाएगा log cos x की पावर tan x, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, यानी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो tan x आपका आ गया। फिर यहाँ पर क्या किया है हमने, इसका अवकलन कर दिया है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एक स्टेप को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो यहाँ पर 1/v हो जाएगा डी बटे डी एक्स बराबर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसमें भी लगेगा, पहला फंक्शन tan x है और सेकंड फंक्शन log cos x है, तो log cos x का अवकलन करोगे 1/cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर cos x का चेन रूल लगेगा इसमें, तो cos x का अवकलन करोगे माइनस का sin x, प्लस लगाओगे, सेकंड फंक्शन सेम रखोगे, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन कर दोगे, ठीक। उसके बाद देखो साइन बटे कॉस tan हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से tan है तो माइनस का tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिख लिया है। अब यहाँ पर 1/v जो था यहाँ पर इधर कर दिया तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया, तो v और बाकी सेम रखा है यहाँ पर, तो dv बटे डी एक्स। अब यहाँ पर v का जो मान है वो लिख दिया, v बराबर क्या है cos x tan x इसकी पावर, तो माइनस का tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स log cos x, ये हो गया। अब यहाँ पर ये है हमने दोनों मान निकाल लिए, हमको जो क्वेश्चन में निकालना है dy बटे डी एक्स का मान निकालना है। तो समीकरण एक ये रहा, इसमें du बटे डी एक्स dv बटे डी एक्स का मान रख के जोड़ दोगे तो dy बटे डी एक्स का मान आपका आ जाएगा, ठीक। dy बटे डी एक्स का मान आपका आ जाएगा, ये आपको दिखाई देगा, ये आपका समीकरण एक है। तो समीकरण एक में रखने पर dy बटे डी एक्स बराबर इसका du बटे डी एक्स का मान ये है, dv बटे डी एक्स का मान ये है, प्लस लगाया है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया, बस ये मान रख दिया तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है और ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप
आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। एक एक स्टेप आपको यहाँ पर हमने हर किसी क्वेश्चन का क्लियर कराया है। जिन बच्चों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। इनको आपको हर हाल में इनको तैयार कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।